प्यारे बच्चों, अध्याय 9 आनुवांशिकी एवं जैव विकास का पुनरावृत्ति का भाग 2 में हम लोग जैव विकास वाले हिस्से को देखेंगे। इसमें हम लोग विकास के चरण देखेंगे, विकासीय संबंध और वर्गीकरण संबंधों के बीच में हम देखेंगे क्या समानता है विकास और वर्गीकरण के बीच में। उसके बाद हम देखेंगे विकासीय संबंध को ढूंढने के लिए हम कौन कौन उपाय करते हैं, किन किन तरीके से हम जैव विकास के अलग अलग हिस्से को जोड़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कृत्रिम चयन के बाद हम लोग आखिर में देखेंगे मानव विकास कि कैसे मानव आज के आधुनिक मानव में विकसित हुआ। तो चले देखते हैं। अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस अध्याय का हम लोग पुनरावृत्ति देख रहे हैं। इस पुनरावृत्ति का ये भाग 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे जैव विकास के बारे में, विकास एवं वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग विकास के लिए एक उदाहरण देख रहे हैं भृंगों का। इस भृंगों के उदाहरण में काफ़ी हमें आकर्षक चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक जंगल में कुछ लाल भृंगों का झुंड रहता था और ये लाल भृंगों के झुंड को इनका जो खाने वाले थे वो थे कौवे जो है पत्तों में से दिखाई देती थी ये लाल भृंगों को और वो इसको खा जाते थे। ऐसे में विभिन्नताओं आती हैं लैंगिक जनन में और इस विभिन्नताओं के तौर पे विभिन्नता के जैसे इसमें कुछ 1-2 भृंग जो है वो हरे रंग के आ गए, बाकी लाल ही रहे लेकिन 1-2 जो है वो हरे रंग के आए। हरे रंग के चलते कौवे उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पत्ते में छुप जा रहे थे और लाल रंग के भृंग जो है वो दिखाई देते थे पहले की जैसे। तो कौवे जो थे वो लाल रंग को खा रहे थे क्योंकि वो प्रकट थे और हरे रंग बच जा रहे थे। शुरुआती तौर पे लाल रंग के भृंगों का संख्या जो है वो ज़्यादा थी और हरे रंग के भृंगों की संख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे कौवे लाल रंग को खाते चले गए और रंग हरा होने के चलते ये हरे रंग का भृंग बचते चले गए, तो आने वाले समय में हरे रंग का भृंग की संख्या बढ़ती चली गई और कुछ समय बाद लाल रंग की भृंग जो है वो एकदम समाप्त हो गई और वहाँ पे सिर्फ हरे रंग के भृंग ही दिखाई देने लगे। इस घटना को हम लोग प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन के रूप में देखते हैं क्योंकि इसकी जो खाने वाले कौवे थे इनकी नज़र से बचने के लिए इनका हरा रंग इनको सहायता किया। ये विभिन्नता उनके रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो इसीलिए चूँकि प्राकृतिक तरीके से वो चयनित हुए ताकि वो बच जाए। दूसरा उदाहरण में हम देख रहे हैं कि विभिन्नता के तौर पे कुछ भृंग जो है वो नीला रंग के हुए, लेकिन नीला रंग का भृंग जो है वो पत्तों में से दिखते थे, जैसे लाल रंग का दिखते थे ठीक उसी तरह से नीला रंग का भृंग भी दिखाई देते थे। शुरुआती तौर पे लाल रंग का भृंग का संख्या ज़्यादा थी और नीला रंग का भृंग की संख्या कम थी। लैंगिक जनन के माध्यम से दोनों की संख्या बढ़ती चली गई और दोनों को समान तरीके से कौवे जो है वो उनको खाते चले गए और उनकी संख्या में वही रह गया। लेकिन चूँकि ये घासों में पाई जाती है ये भृंगे, तो क्या हुआ कि जंगल से कुछ हाथी का झुंड गुजरा और हाथी के पैर के नीचे कुछ भृंग जो है वो दब गए, कुचल गए, मर गए। तो ये एकदम किस्मत का बात था कि लाल रंग के भृंग जहाँ थे वहाँ हाथी का पैर पड़ा और नीला रंग जो है वो बच गया और इस तरीके से आगे चलते समय में वहाँ से लाल रंग का भृंग जो है वो ख़त्म हो गया, सिर्फ नीला रंग का भृंग ही दिखाई देने लगा। इस घटना को हम प्राकृतिक चयन नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आकस्मिक परिवर्तन। जीन के जो भी हमारा वहाँ संख्या था, जीन का जो
तरीका था वो अचानक बदल गया, कुछ आकस्मिक दुर्घटना के चलते। तीसरा जो उदाहरण है उसमें हम देख रहे हैं कि वो लाल रंग के भृंग जिस घास वाली ज़मीन पे थे, वह किसी कारण से घास या पत्तों में कुछ बीमारियां आई और सारे गाछ और पत्ते जो है वो ख़त्म हो गए। ऐसे में आहार के तौर पे जो पत्ते या घास वो खाते थे वो ख़त्म हो गए और खाने के अभाव से वो धीरे धीरे उनका शरीर का वज़न भी घट गया, शरीर उनका छोटा होते चला गया क्योंकि वो भूखे रह रहे थे। और उनके बच्चों का भी वही हुआ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संतानेज या संतति जो है वो छोटी छोटी आने लगी। और कुछ समय के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद, और वहाँ देखा गया कि फिर से पत्ते घास जो है वो उगने लगे, वो बीमारी दूर हो गई। और जैसे ही पत्ते और घास अच्छी तरह से उगने लगे, भृंगों की जो है शरीर का जो आकार था वो फिर से स्वाभाविक हो गया। अब वो छोटे नहीं, फिर से वो बड़े आकार के दिखने लगे। तो यहाँ पे जो विभिन्नता आई, ये विभिन्नता जो है वो आनुवंशिक नहीं हुई, वो सिर्फ उनका कायिक उत्तकों में चेंज आया या परिवर्तन आया, क्योंकि उनको खाना पीना कम मिल रहा था। तो इसीलिए उनका जो गुण जो दिख रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरण हो रहा है, असल में वो हस्तांतरण नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहरी माहौल ऐसा था जिसके चलते वो खाना पीना नहीं खा रहे थे, तो किसी का भी वृद्धि नहीं हो रहा था। लेकिन जब पूरी तरह से उनको सब मिल गया खाना पीना, तो उनका आकार दोबारा से वैसा ही आ गया, सब का आ गया। तो इसलिए हम इसे आनुवंशिकता के साथ या विभिन्नता के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आनुवंशिकता में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक हम पढ़ रहे हैं उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण, यानी जो भी गुण पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं के तौर पे हमारे अंदर आ रहे हैं, जो लक्षण, उसको हम लोग दो तरीके से देख रहे हैं, एक उपार्जित, एक आनुवंशिक लक्षण। दूसरा आ जा रहा है कायिक उत्तकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। जैसे कि हमने वो भृंग के आकार में जो परिवर्तन आया था, वो छोटे छोटे भृंग हमको दिखाई दे रहे थे, वो क्या था, कायिक उत्तकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन था, जो वंशानुगत नहीं थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने मानव जाति के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में प्राकृतिक चयन के आधार पर विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास नाम से भी ये सिद्धांत जाना जाता है। अपनी पुस्तक प्रजाति की उत्पत्ति द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से ये स्थापित करते हैं कि जैविक विकास वंशानुगत लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के माध्यम से होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जीवों में प्राकृतिक चयन के जरिए घटित होता है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जीवों में जीवित रहने के लिए संघर्ष होता है। जो योग्यतम होता है वो इस संघर्ष में अपना अस्तित्व को बचाए रखने में सफल होता है। आगे चलकर डीएनए की खोज ने डार्विन के विकासवाद को आगे बढ़ाया। चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे वो माल्थस के सिद्धांत के ऊपर आधारित थे, जिनमें ये था कि अगर हमारे आसपास में जो भी प्राकृतिक संपदा है, उस संपदा अगर असीमित मात्रा में है, तो जीव जो है वो लैंगिक जनन के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी जनसंख्या या अपना संख्या वृद्धि करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो प्राकृतिक संपदा है वो असीमित नहीं रह के सीमित होने लगती है, प्रतीत होने लगती है। ऐसे में जो जीव है जिनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, उनके आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष होना शुरू होता है, खाना के लिए, रहने की जगह के लिए। और इस अस्तित्व की लड़ाई में वही जीतता है
जिनके पास विभिन्नताएं हैं और विभिन्नता जो उनके इस संघर्ष में उनके लिए वरदान साबित हो रहा है, वही जीव बच पाते हैं और वही जीव चुने जाते हैं प्राकृतिक वरण द्वारा। और चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो गुण थे, विभिन्नताएं थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते जाते हैं और सिर्फ श्रेष्ठ जीव ही बचते हैं या जिनके पास वो विभिन्नता है जो उनको टिके रहने में मदद किया, तो वही जीव बाद में हमको दिखाई देते हैं और इस तरह से एक नई प्रजाति का जन्म होता है जिनके पास इस तरह का विभिन्नता है जो परिवर्तित परिस्थिति में सफलतापूर्वक रह पाते हैं। पृथ्वी इस अगर हम जाति के उद्भव के पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JVS हाल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, उन्होंने 1929 में ये सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। और उनके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्राथमिक पृथ्वी थी या जो आदिकाल में थी, उस समय जो जीवन का उत्पत्ति हुआ उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सरल अकार्बनिक अणुओं से मिलकर हुई। और इस जो अकार्बनिक अणु थे वो जिस तरह से जुड़े या जिस तरह से प्रतिक्रिया किए, उनके लिए जो वहाँ का वातावरण था वो जिम्मेदार था। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए स्टैनले एल मिलर तथा हेरल्ड सी उरे द्वारा 1953 में प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया जो संभवतः प्राथमिक या प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे आकाश में बिजली। एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो मिलर और उरे द्वारा जो प्रयोगशाला में किया गया, जो कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया जिसमें ऐसे तत्व रखे गए जो हमारे प्राथमिक या प्राचीन वातावरण में थे, ठीक उसी तरह से माना जाता है कि प्रारंभिक पृथ्वी में रोज़ जो है बारिश होती थी, रोज़ जो है वो बिजली कड़कती थी। उसी हिसाब से वहाँ चिंगारियाँ भी उत्पन्न की गई और उसमें पाया गया कि इस तरह से एक हफ्ता तक इनको इस वातावरण को बरकरार रखा गया। तो पाया गया कि कुछ एमिनो एसिड का संश्लेषण हुआ, कुछ और भी यौगिक का संश्लेषण हुआ जो आगे चल के वो जुड़ के क्या बन सकते हैं, कुछ इस तरह का यौगिक बन सकते हैं जो जीवित प्राणी में आज पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे प्राचीन पृथ्वी में जीवन का शुरुआत हुआ होगा। फिर हम लोग आते हैं जाति उद्भव। जीवन का तो उद्भव हो गया और एक सरलतम रूप में जीवन शुरू हुआ, मान लेते हैं बैक्टीरिया के रूप में या सूक्ष्म जीव के रूप में, और एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय से हम लोग धीरे धीरे अलग अलग तरह के पौधे, प्राणी, इस तरह के हम लोग देखते चले गए। समय के साथ साथ जातियां बनती चली गई और विकास होते चला गया। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं विकास के क्रम में अलग अलग जाति का भी उद्भव होता है। और ये जाति उद्भव कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का निर्माण ही जाति उद्भव कहलाता है। वर्तमान स्पीसीज
का परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि ये नई स्पीसीज का उद्भव करते हैं। तो वर्तमान स्पीसीज जो है वो नई परिस्थितियाँ के साथ उनको जीना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से एक नई जाति का उद्भव होगा जिनमें विभिन्नताएं आएगी और विभिन्नताओं को प्राकृतिक वरण द्वारा चुना जाएगा और एक नई जाति का उद्भव होगा। फिर इन स्पीसीज के सदस्यों को जीवित रहने के लिए कुछ बाहरी लक्षण में परिवर्तित करना पड़ता है। वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों के शारीरिक लक्षण में परिवर्तन दिखाई देते हैं तथा ये परिवर्तन जनन प्रक्रिया द्वारा आने वाली पीढ़ी में आते हैं। इस प्रकार नई पीढ़ी का उद्भव होता है। तो हम अब देखते हैं जाति उद्भवन का कारण। पहला है आनुवंशिक विचलन, दूसरा है प्राकृतिक वरण, तीसरा है आनुवंशिक लक्षण और जनन कोशिका के डीएनए के संगठन पर प्रभाव डालते हैं और अगली पीढ़ी को वंशानुगत करते हैं। तो जाति उद्भवन का इस तरह से 3 कारण हम लोग देख लिए। सबसे पहले क्या होगा, आनुवंशिक विचलन, जिसमें हम देखें कि अगर वो भृंगों वाला उदाहरण भी हम देखते हैं आनुवंशिक विचलन के तौर पे, लाल भृंगों में हरे रंग का भृंग का बनना या जन्म लेना, और उस हरे रंग के भृंगों को क्या किया गया, प्राकृतिक वरण द्वारा उसे चुना गया और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, क्योंकि उनके पास एक ऐसी अच्छी गुण थी जो उन्हें कौवे से बचा रही थी, जो उनका रंग था जो पत्ते में छुप जा रहे थे। और ये जो आनुवंशिक विचलन है, ये आनुवंशिक विचलन जो है वो क्या होता है, वो डीएनए संगठन पे प्रभाव डालते हैं और वो अगली पीढ़ी को भी वंशानुगत उसमें चले जाते हैं, उसमें हस्तांतरण होता है। ये जो विचलन था वो अगले पीढ़ी तक चले जाते हैं। विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दूसरा, 2 स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। तीसरा, जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। चौथा, जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनका अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 जीवों के बीच में हम विकासीय संबंध अगर जोड़ने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका वर्गीकरण का जो संबंध है वो भी उतना ही नज़दीक का है। यानी जितनी अधिक समानताएं होंगी उतना उद्भव भी उनका अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अंगों के माध्यम से, यानी कि विकासीय संबंध जुड़ने के लिए, विकासीय संबंध को खोजने के लिए हम लोग जो जो तरीके को अपनाते हैं उसमें हम लोग कुछ अंगों का आधारभूत संरचना को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है समजात अंग का उदाहरण। हम देख रहे हैं यहाँ चमगादड़ का जो पंख है और सी लायन भी कहते हैं इनको, इनका भी जो अग्रपाद है, सिंह का भी अग्रपाद, चिंपांजी का अग्रपाद और मनुष्य का अग्रपाद, इनका आधारभूत संरचना जो है वो मिलता जुलता है। बाकी विभिन्नता तो है, क्योंकि जैसे जैसे वो काम करते हैं, उनका जीवन शैली जैसा है उस हिसाब से उनका अग्रपाद का अनुकूलन हुआ है, लेकिन आधारभूत संरचना या हड्डियों का संरचना में समानता काफ़ी है। तो सभी पादों में आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीसीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। तो ऐसे अंगों के सहारे हम विकासीय संबंध, यानी कि इनके पूर्वज कितने नज़दीक थे, ये हम लोग को पता लगाने में काफ़ी मदद मिलता है। और इसी कड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि विकासीय संबंध जोड़ने के लिए हमें जो
और एक चीज़ है जो हमें काफ़ी मदद करती है, वह है जीवाश्म। कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता और वो काफ़ी नीचे धीरे धीरे दब जाते हैं। उनके ऊपर मिट्टी का और रेत का इस तरह से स्तर जमते जाते हैं और जिसके कारण वो इस कठोर हो जाते हैं और वो पत्थर जैसा रूप ले लेते हैं। कभी कभी जीव के साथ साथ उनके शरीर का छाप भी कभी कभी सुरक्षित रह जाता है। तो ऐसे परिरक्षित अवशेष को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म जो है एक के बाद एक परत में जमते जाते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले का जीव है वो सबसे नीचे परत में रहते हैं। उसके बाद जैसे उनके ऊपर मिट्टी का या रेत का परत जमते जाता है, उनका जो स्तर है वो सबसे नीचे, और उसके बाद जो प्राणी आया उनका जीवाश्म उसके ऊपर मिलता है और सबसे नए वाले जीवाश्म जो है वो सबसे ऊपर में मिलते हैं। तो इस तरह से जब हमें जीवाश्म मिलते हैं तो सबसे ऊपर वाले जो जीवाश्म है वो सबसे हमारे नज़दीक के या समकालीन या कुछ करोड़ों साल पहले का हो सकता है, लेकिन जो जितना हम नीचे चले जाते जाएंगे तो हम पाएंगे कि अरबों साल करोड़ों साल और तो उतना पुराना हमको जीवाश्म मिलते जाएगा जितने हम परत दर पर नीचे जाते जाएंगे मिट्टी के। अब इसमें हम देख रहे हैं विकास के चरण। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। इसमें दो चीज हुआ, एक योग्यता का लाभ हुआ और दूसरा है गुणता का लाभ हुआ। योग्यता के लाभ में यानी कि कोई भी अंग का काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ा। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें प्लानेरिया का, कीटों का या मानव का द्विनेत्री का, कि जैसे जैसे विकास होते गया अंग जटिल होते गए और उसमें योग्यता भी बढ़ते गया। और हम गुणता में भी लाभ देखें, जिसमें हम देखें पंखों का विकास देखें, जिसमें हम देखें कि डायनासोर का जो जीवाश्म मिला था उसमें कुछ डायनासोर का ऐसा जीवाश्म मिला था जिनके पास पर तो थे लेकिन वो उड़ते नहीं थे। तो परों का जो विकास हुआ था वो ठंडे मौसम में उनका शरीर का ऊष्मा को रोकने के लिए हुआ था, लेकिन आगे चल के कालांतर में ये उड़ने के लिए भी उपयोगी होने चले गए। तो ये क्या हो गया, गुणता का लाभ हो गया। फिर हम लोग कृत्रिम चयन भी देखें। कृत्रिम चयन में हम देखें कि जंगली गोभी को कैसे हम लोग अपने कृत्रिम चयन के माध्यम से अलग अलग विभिन्नताओं वाले गोभी में हमने उसे चयन किया और उसे हम उगाने लग गए, और इस तरह से जंगली गोभी से अलग अलग तरह का गोभी का विकास हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं आणविक यातिवृत्त। तो इसमें ये इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास के आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नता अधिक संख्या में संचित होगी, यानी कि जो हमारा जैविक विकास है वो विभिन्नता पे आधारित है, और ये विभिन्नता जो है वो आनुवंशिक विचलन से आता है। और आनुवंशिक विचलन किस में होगा, डीएनए में होगा। और ये डीएनए में जो जितना विचलन हम पाएंगे, यानी कि विकासीय संबंध जो है उतना दूर का है, और डीएनए में विचलन कम पाएंगे यानी कि विकासीय संबंध उतने ही नज़दीक का है। इसके बाद हम देखते हैं मानव विकास। मानव विकास में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मानव विकास के लिए हमने किन मुख्य साधनों का उपयोग किया। उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। और हमें प्राचीनतम मानव जीवाश्म जो है वो अफ्रीका में मिला। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और बाद में ये अलग अलग देशों में बिखर गए और वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें विभिन्नताएं आई, बाहरी रूपों में विभिन्नताएं आई। फिलीपींस, इंडोनेशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में
हमें जीवाश्म मिले और इससे हम लोग पाए कि प्राचीन वाले जीवाश्म से वो थोड़े से नए थे, यानी कि अफ्रीका से ये लोग विचरण करते करते यहाँ पहुँचे। तो सारे जीवाश्मों को अध्ययन करने के बाद हम लोग ये पाते हैं कि विभिन्न समूह कभी आगे वो कभी पीछे गए, फिर समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, अलग हो गए, और कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं की आगे बढ़े और कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। तो मानव विकास इस तरह से आगे बढ़ते चला गया। और जब हम मानव के जीवाश्म के आधार पे उनका शारीरिक परिवर्तन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे प्राचीन जो मानव था वो चिंपैंजी से मिलता जुलता था और वो सीधे नहीं चल पाता था, उनका जो लंबाई था वो भी उतना नहीं था और दिमाग का जो आकार था वो भी छोटा था। धीरे धीरे मानव जो है वो दो पैर पे चलने के लिए और हाथों को इस्तेमाल करना शुरू किए, चीज़ों को पकड़ने के लिए, अपना सुरक्षा के लिए, खाना खाने के लिए, और उसी दौरान उन्होंने आग का भी इस्तेमाल करना सीख गए और धीरे धीरे मनुष्य जो है वो पूरी तरह से सीधे खड़े होने लगे, उनका उच्चता भी बढ़ने लगा और उनका दिमाग भी विकसित होते चला गया। इस तरह से हम प्राचीन मानव से आज के मानव में विकसित हो गए।